सेकंड ग्रेड इंडियन इकोनॉमी के लिए अगर आप ऐसी वन शॉट क्लास ढूंढ रहे हो जिस क्लास को पढ़ करके आपको दोबारा ये टॉपिक वापस पढ़ना ना पड़े, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। इस क्लास में मैंने अपने हस्तलिखित शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इस कृषि वाले टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाया है, जिसको आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यानी जो कृषि वाला पोर्शन है अपने, वो तो कृषि वाले पोर्शन से पहले जो कृषि, उद्योग और सेवा, यानी कि इन तीनों का जीडीपी में कितना कितना योगदान है, इन तीनों में अभी वर्तमान में कितनी कितनी वृद्धि हुई है आर्थिक समीक्षा के अनुसार, और जो इनका जो रोजगार कितने परसेंट लोगों को ये प्रदान प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये जो कृषि है ये जीडीपी में 20% योगदान है, जबकि उद्योग का 24.3% है और सेवा का 53.6। अब ये ऐसा भी नहीं है कि ये ऐसा ही पूछ सकता है कि यानी कि उनका जीडीपी में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के योगदान को बढ़ते हुए आरोही या अवरोही क्रम में जमाओ। तो आपको इस प्रकार से जमाना है। अगर इनकी वृद्धि पूछे तो वृद्धि की बात रही तो वृद्धि 3.1% है कृषि की, जबकि उद्योग की 5.89% और सेवा की 9.1% है। अब इनको भी वो आरोही अवरोही कैसे ही पूछ सकता है, या मिलान करने वाले में पूछ सकता है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए तैयार रहना होगा। और जो रोजगार है, रोजगार वो 46.1% देता है, जबकि जो उद्योग है वो 23% देता है, और जो सेवा है वो लगभग 30% देता है। अगर यदि आपको ये एडजस्ट ना मिले और इनके आसपास में लगभग भी मिल जाए तो भी आपको यही ध्यान रखना है। अब बात रही जो कृषि है, कृषि में कितनी वृद्धि दर रही, तो 2025-26 में जो वृद्धि दर है वो 3.1 है। ये हमने अभी पढ़ी थी, 3.1 है। और जो 2024-25 में थी वो 4.6 थी। यानी कि जो अभी जो कृषि दर है उसमें क्या हुई है, घटोतरी हुई है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो अभी जो 2024-25 की जो कृषि दर है और जो 2025-26 की जो कृषि वृद्धि दर है उसमें क्या हुई है, कमी हुई है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि पहले क्या थी, 4.6 थी और अभी क्या है, 3.1। तो ये किसको दर्शा रही है, कमी को। अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि यानी कि कृषि की वृद्धि दर में 2024-25 की तुलना में 2025-26 में कमी हुई है, तो वो भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जो पिछले 5 वर्ष है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 4.4%, और पिछले 10 वर्षों में 4.45% की वृद्धि हुई है। अगर आपसे पूछ ले इस वर्ष कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन किया, तो 357.77 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न है उसका उत्पादन किया। और अब बात रही भारत की जो फर्स्ट रैंक है वो किसमें, कौन सी रैंक है, तो जो भारत की जो फर्स्ट रैंक है, यहाँ पर मैंने लिख दी फर्स्ट रैंक किसमें है, चावल में, दाल, मसाले, दूध, सूखी प्याज। तो सूखी प्याज का कितना प्रतिशत, 25%। विश्व की सूखी प्याज का 25% जो सूखी प्याज है वो कौन उत्पादित कर रहा है, भारत। और जो दूध है उसका भी कितना है, 25% उत्पादित कर रहा है भारत। यानी दूध और सूखी प्याज का 25% भारत उत्पादित कर रहा है। और इन सब की चावल, दाल, मसाले, दूध, सब्जी, सूखी प्याज में भारत की जो रैंकिंग है वो फर्स्ट रैंकिंग है। अब बात रही सेकंड रैंक, तो सेकंड रैंक पर क्या है, गेहूं, कपास, गन्ना, सब्जी, फल, आलू, अंडा। तो इन सब में क्या है, भारत की रैंक है वो सेकंड है। बाकी इनको तो रटना ही है अपने को, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। अब आप यहाँ पर जो मास है उसमें भी भारत की वर्तमान में रैंकिंग कितनी है, चौथी रैंकिंग है। और एक आप ध्यान रख सकते हो यहाँ पर जो ऑपरेशन ग्रीन है, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है, जो ऑपरेशन ग्रीन है वो संबंधित है आलू, प्याज और टमाटर के लिए। अगर आपको ऐसे दे दे ऑपरेशन ग्रीन में निम्न में से कौन कौन से उत्पादक आते हैं या कौन कौन से नहीं आते, तो आपको उस प्रकार से पहचानना है। आप इसको ध्यान रखते हो टॉप से, ठीक है, यानी टमाटर, आलू और प्याज से, इस प्रकार। और आपको ये जो बेसिक चीज़ें वो आपको बताइए, जो लालिनो होता है उस लालिनो के समय क्या होती है, वर्षा क्या होती है, वर्षा अधिक होती है तो फसल भी क्या होगी, अधिक, सीधी सी बात है। और अल्निनो के टाइम क्या होती है, वर्षा कम तो फसल भी क्या होती है, कम। इस चीज़ का अपने को सीधा पता है, जो ज्योग्राफी में अपन ये पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगर इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट डाल दिया जाए कि यानी कि इस वर्ष लालिनो की वजह से दलहन उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर ऐसा डाल दिया इस वर्ष लालिनो की उत्पादन में, गेहूं में अत्यधिक वृद्धि हुई है उत्पादन में, तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार के स्टेटमेंट का थोड़ा ध्यान रखना है। अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। लेकिन आपको जो रैंकिंग है, मैं इसमें आपको ये बता दूं, ये जो रैंकिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस रैंकिंग पर, ये तो आपको याद होनी चाहिए। मैं स्टार लगा रहा हूँ इस रैंकिंग पर, यानी यहाँ से किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकता है। अब बात रही अगर तो जो वर्तमान राज्य है उन्होंने क्या क्या पहल की है कृषि से संबंधित, तो जो अरुणाचल प्रदेश है उसने क्या किया है, ड्रोन से
और ई फार्म मॉडरेट यानी कि ड्रोन से क्या किया उन्होंने, कृषि में नवीनीकरण या लेकर के आए हैं। और जो बिहार है, बिहार पर क्या हुआ है, चोर विकास योजना और एक मखाना बोर्ड का गठन हुआ है। और ये चोर विकास योजना क्या है, यानी कि जहाँ पर खेतों में जब बरसात के समय उनके खेतों में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। आपने पहले भी देखा था, पिछले साल बहुत सारी वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर जो बहुत सारी जो गाँव है वो बह के जा रहे हैं नदी के साथ में। तो वहाँ पर क्या है, बिहार में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो जहाँ पर ज़्यादा पानी भर जाता है वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, आप मत्स्य पालन कर सकते हैं। जहाँ पर पानी ज़्यादा भरता है वहाँ पर क्या कर सकते हो, आप मत्स्य पालन कर सकते हो। तो इस प्रकार की सुविधाएं भी दी है किसमें, बिहार ने। और अगर दी एमपी, जो एमपी की बात करें तो एमपी में सौदा पत्रक पहले, यानी कि एमएसपी के ऊपर, यानी कि एमएसपी के ऊपर जो एमपी के जो किसान है उनको एमपी की गवर्नमेंट ने पहले ही एक पत्र तैयार करके, जो सौदा पत्र होता है वो तैयार करके दे दिया कि इस फसल की हम इतना मूल्य लेंगे ही लेंगे कम से कम। तो जो कर्नाटक है, कर्नाटक में फ्रूट्स नाम से ये चल रही है ये योजना। तो उसमें क्या है, फार्मर रजिस्टर एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन। तो आपको ये इसकी एक फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। अगर सीधा पूछ ले फ्रूट का संबंध किससे है, तो कर्नाटक से, सौदा पत्रक पहल का एमपी से, और चोर विकास योजना किससे संबंधित है, बिहार से, ड्रोन का या ई फार्म मॉडरेट का तो अरुणाचल प्रदेश से। और इसके अलावा जो अपने ये फसल है, यानी कौन सी फसल किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है, इस सारणी को भी थोड़ा ध्यान से आप पढ़ लेना। तो जो फसल है, यहाँ पर फसल है, इधर राज्य दे रखा है। फसल कौन सी है, चावल की फसल है। तो सबसे ज़्यादा चावल की फसल क्या होती है, यूपी में। आपको ये ध्यान रखना, चावल का ध्यान रख लेना। एक गेहूं का ध्यान रखना, गेहूं भी कहाँ पर हो रहा है, यूपी में हो रहा है। मक्का भी कहाँ पर हो रहा है, एमपी में। मक्का कहाँ हो रहा है, अपने पड़ोसी एमपी में हो रहा है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। मैं से मक्का, मैं से मध्य प्रदेश। और जो मोटे अनाज है, मोटे अनाज में अपने को पता ही है कौन सा है, राजस्थान है, कर्नाटक है और एमपी है। सरसों है, सरसों का अपने को पता है राजस्थान फर्स्ट है। तिलहन में अपने को पता है राजस्थान फर्स्ट है अपना। मूंगफली में पता है अपने को, मूंगफली में कितने दाने होते हैं, 2। तो राजस्थान कौन से नंबर पर है, सेकंड। फर्स्ट पर कौन सा है, गुजरात। थर्ड पर कौन सा है, एमपी। चने में राजस्थान कितने नंबर पर, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। दलहन में एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। सोयाबीन में महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान। जबकि जो गन्ना है, गन्ने में यूपी है, कपास में महाराष्ट्र है। और जो उत्पादकता की बात करें चावल और गेहूं की, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है उत्पादकता, पंजाब में। यहाँ पे उत्पादन नहीं है, जो अपन ने ये सारणी पढ़ी है ये क्या है, उत्पादन है। उत्पादन अलग होता है और उत्पादकता अलग होती है। उत्पादकता होती है यानी कि कम क्षेत्र में अधिक। इसको आप ऐसे डिकोड कर सकते हो, यानी कि कम क्षेत्र में अधिक फसल, कम क्षेत्र में अधिक फसल। अगर आपके ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको भी समझाता हूँ। यानी कि मान लीजिए कि आपके 1 बीघा खेत है। अगर आप उस 1 बीघा खेत में गेहूं बोते हो तो आपके 1 बीघा खेत में मान लीजिए कि 6 बोरी हुई। लेकिन एक कोई दूसरा किसान है, वो भी 1 बीघा ही खेत बो रहा है, लेकिन उसके 1 बीघा खेत में क्या हो रही है, वह 12 बोरी हो रही है। तो उसकी क्या है, जो उत्पादकता क्षमता है वो ज़्यादा है, क्योंकि आपके कितनी थी, 8 थी, लेकिन उसके कितनी है, 12। तो उसकी क्या है, वो भी 1 बीघे में बोया, आपने भी 1 बीघे में बोया, लेकिन उसकी जो उत्पादकता क्षमता है वो ज़्यादा। अब चाहे वो सिंचाई की वजह से हो, या फिर उसने जो खाद दिया वो अच्छी किस्म का दिया हो, या फिर वहाँ पर जो वातावरण है वो उसके अनुकूल हो, वो कुछ भी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन उत्पादन और उत्पादकता अलग है। अगर उत्पादकता की बात आए तो वहाँ पर पंजाब आएगा, और अगर उत्पादन की बात आए तो उत्पादन में हर राज्य में इस प्रकार से हर फसल का दे रखा है। तो आपको 2-4 फसल में बता देता हूँ, जैसे उनको ध्यान रखना ही है। चावल हो गया, गेहूं हो गया, एक मक्का हो गया, और बाकी अपने को पता है यहाँ पे जिसमें राजस्थान है तो वो अपने को राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप उनको वहाँ पढ़ सकते हो। और एक ये गन्ना हो गया और एक कपास हो गया। बाकी सब अपने राजस्थान, किसी में सेकंड है, किसी में फर्स्ट है, किसी में थर्ड है, तो वो अपन जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है वहाँ पर इनको पढ़ते हैं, और वहाँ पर इनको पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे इनको यहाँ पढ़ो या वहाँ पढ़ो। ठीक, अब बात रही, ये देखो कुछ योजनाएं हैं जो भारत सरकार की है, तो उन योजनाओं के बारे में मैं आपको बता दूं। यानी कि अगर पीएम प्रणाम नाम से आ जाए तो इसका मतलब ये मातृभूमि से संबंधित योजना है, आपको ये पता होना चाहिए। अब इसके बारे में 3 से 4 स्टेटमेंट दे दे तो यानी कि भूमि से संबंधित है, भूमि के पुनरुद्धार, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम जो प्रधानमंत्री है वो कोई योजना चला रहे हैं इस प्रकार की, जो कि मातृभूमि के पुनरुद्धार, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए है। अब बात रही अपने जो यूरिया गोल्ड है, अगर यूरिया गोल्ड पूछ ले आपको तो यहाँ इसमें क्या होता है, एक तो नाइट्रोजन, इस एन का मतलब है नाइट्रोजन और एस का मतलब है यहाँ पर सल्फर। मैं इसे लिख देता हूँ, ये तो हो गया अपने नाइट्रोजन।
और एस का मतलब हो गया यहाँ पर सल्फर। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो यूरिया गोल्ड है वो नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बना है, और जो इसमें जो नाइट्रोजन है वो 37% है और सल्फर है वो 17% है। और ये जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना है, ये पिछली बार पूछी थी एग्जाम के अंदर। ये पिछली बार जो अभी जुलाई में सितंबर में एग्जाम हुआ था, उसमें ये योजना पूछी थी अभी सितंबर 2025 में। तो आपको ये ध्यान रखना है ये योजना कब कब की है। ये योजना 2015-16 की है। यहाँ पर जो लघु किसानों को 55% सब्सिडी मिलती है, और जो लघु किसानों के अलावा जो दूसरे किसान हैं उनको 45% सब्सिडी मिलती है। किसके ऊपर? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि जो बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है उस पर। हमने भी ले रखी है इसके ऊपर, हमारे भी खेत में लगा रखी है हमने पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत, तो हमारे को भी सब्सिडी मिली थी। तो अगर आप भी अगर दी खेती करते हो, अगर आप भी गांव ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हो, तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आप भी ग्रामीण परिवेश से हो और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, और आप भी अपना जो ग्राम सेवक है या फिर सरपंच है, आप उनसे बात करके आप इस प्रकार की फसल का आप जो ये योजना इनका लाभ उठा सकते हो बूंद बूंद सिंचाई परियोजना के तहत, और आपको भी गवर्नमेंट है वो भी सब्सिडी देगी। और ये जो रेड कार्यक्रम है, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अब ये कब से प्रारंभ हुआ है? 2014 और 15 से। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला कार्यक्रम है, ये भी 2015 से प्रारंभ हुआ है। अब इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में और बता सकते हैं कि आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं और दूसरा वीडियो लेकर के आ जाऊंगा और समझा दूंगा मैं आपको, ताकि आप जो आपका जो एग्ज़ाम है जुलाई में, तो आप उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सको। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब बात रही NMSA के घटक, यानी कि ये NMSA क्या है? राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है। इस मिशन में क्या है? 4 घटक निर्धारित किए गए हैं। वर्षा आधारित क्षेत्र, एक ऑन फॉरम वाटर मैनेजमेंट, एक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, और एक जलवायु परिवर्तन व सतत कृषि। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि जो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है उसके तहत कौन कौन से 4 घटक है, तो आपको ये घटक पहचानने ही आपको पता होने चाहिए। और अगर दी कृषोन्नति व अम्ब्रेला योजना की बात करूं तो कुल कितनी योजनाएं हैं इसमें? 8 योजनाएं हैं। पहली देखो, योजनाओं का नाम बड़ा है, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो कि यानी कि जो योजनाओं का नाम है वो अभी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो आप उनको पढ़ सकते हो। ये जो योजनाओं के नाम है, लेकिन आपको इनको पहचानने की जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे नाम को पढ़ने का मतलब नहीं है, ये केवल आप इतना पढ़ करके पता लगा सकते हो। पोषक मिशन अगर शब्द आ गया तो फिर वो किससे? अम्ब्रेला योजना से। मिशन तिलहन आ गया, या फिर पाम ऑयल आ गया, या ऑयल पाम, या फिर बागवानी विस्तार, उत्तरी पूर्वी ऑर्गेनिक वैल्यू चेन आ गया, या विपणन आ गया, या डिजिटल आ गया। तो आप इनको देख सकते हो, ये जो है वो अम्ब्रेला योजना के तहत है। अब बात रही केसीसी क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड है। इस पर 7% जो अपन लोन लेता है किसान, उसको 7% ब्याज पर उसको लोन मिल जाता है। और पहले क्या थी इसको जो ऋण मिलता था किसानों को, वो पहले कितना मिलता था? 3 लाख रुपए मिलता था। उसकी सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी। और पहले जो कृषि से सहायक गतिविधियां थी उसके ऊपर 2 लाख का ऋण मिलता था, अब 5 लाख का ऋण मिलने लग गया है। और इसका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, कृषि ऋण पोर्टल, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन जब पूछेगा कि इसकी डेट क्या है, तो कृषि ऋण पोर्टल सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ था। अब बात रही पीएम फसल बीमा योजना, जो कि 2016 में लॉन्च हुई थी, और ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है। प्रीमियम के मामले में 3rd है। और आपको ये ध्यान नहीं रखना, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि रबी के लिए कितना? 1.5%, खरीफ के लिए 2%, बागवानी के लिए 5%। रबी आप अगर आपको याद नहीं रहता तो मैं याद करने की आपको ट्रिक बता दूं इसमें, यानी कि रबी में शब्द कितने हैं? 2, तो सबसे छोटा वाला आ जाएगा 1.5%। खरीफ में शब्द कितने हैं? 3, तो इससे जस्ट बड़ा 2। बागवानी में 4 शब्द है तो इससे जस्ट बड़ा 5। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि यानी कि जो सबसे छोटा नाम है उसमें सबसे कम है, फिर उससे जो बीच वाला नाम है उसमें उससे बीच वाला है, और जो सबसे बड़ा नाम है उसमें उतना ही ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यानी कि रबी में 1.5% है, खरीफ में 2% है, और बागवानी में 5%। ये हमने बात कर ही ली। ये जो नमो ड्रोन दीदी योजना है, ये 30 नवंबर 2024 की है। कीटनाशकों को मारने के लिए ड्रोन से क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है कीटनाशकों का। और 80% या 8 लाख रुपए अधिकतम, यानी कि इसमें क्या होता है, अगर इस योजना में अप्लाई करोगे तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी, ये यहाँ पर क्या है? सब्सिडी है।
जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो या तो 80% तक मिलेगी या 8 लाख रुपए अधिकतम तक मिलेगी। और ये जो ई नाम है ये क्या है, एक पोर्टल है जिसको हम क्या कहते हैं, ई बाजार या मंडी। जो किसान है वो, उसको जो बिचौलिया होता है, जो दलाल होता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। वो सीधा अपना जो सामान उसको जो बेचना है वो इस पोर्टल पर जाए और अपने सामान को लिस्ट कर दे, और जिसको जो सामान खरीदना होगा वो वहाँ से खरीद लेगा डायरेक्टली। तो जो बिचौलिया है उसका जो पूरा कनेक्शन है वो पूरा कट गया है, जिससे पूरा का पूरा जो फायदा होगा वो सीधा ही किसान को मिलेगा। और जो अब बात रही एमएसपी, तो एमएसपी क्या देती है, जो सरकार है वो जो अपनी जो लागत है किसान की, उस लागत का 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब या तो आप 150% बोल दो इसको, या 1.5 गुना बोल दो, या फिर 50% मुनाफा बोल दो। ये तीनों एक ही बात है। अब इसको किसी भी प्रकार से घुमा करके वो पूछ सकता है। इसमें कितनी प्रकार की फसलें शामिल है, टोटल 22 प्रकार की फसलें शामिल है। उसमें 14 तो खरीफ की है, 6 रबी की है और 2 व्यापारिक फसलें हैं। और जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसमें क्या होता है, ये पहले तो कब लागू कब हुई थी, 1 दिसंबर 2018 को, जबकि कार्य कब प्रारंभ किया, 24 फरवरी 2019 को। ये डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख लेना। और 2 हेक्टेयर से कम, यानी कि ऐसा किसान जिसके पास में क्या है, भूमि क्या है, 2 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए। बाकी ये तो सबको पता है कि कब लागू हुई, कितने रुपए मिलते हैं, लेकिन ये अधिकतर को नहीं पता। तो हो सकता है अगली बार ये स्टेटमेंट में डाल करके ये पूछ ले सीधा का सीधा ही। और अपने को सबको पता है कितने रुपए मिलते हैं, 6,000 रुपये मिलते हैं सीधे किसान के खाते में आते हैं। कितने, 3 किस्त में आते हैं, और हर किस्त में क्या आते हैं, 2-2 हज़ार रुपये आते हैं हर किस्त में। और जो राजस्थान सरकार है, वो राजस्थान सरकार क्या कर देती है, 6,000 रुपये तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, राजस्थान गवर्नमेंट क्या दे रही है, 6 के साथ में 3,000 रुपये अपने को और दे रही है। जिससे जो राजस्थान में जो किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो किसान को कितने मिल रहा है, 9,000 रुपये मिल रहा है। और ये भी क्या 3,000 एक साथ में नहीं देते, ये भी वो 3 किस्तों में। तो यहाँ पे राजस्थान में क्या हो जाते हैं, यानी कि 3 के मिलते हैं, यानी कि हर किस्त पर 3,000 रुपये, 2,000 रुपये केंद्र सरकार से और 1,000 रुपये राजस्थान की सरकार से। और ये देखो, ये वही योजना है जो पिछली बार बजट में आई थी और उन्होंने पूछ लिया था पिछले सेकंड ग्रेड में। तो ये भी आई हुई है, इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि पिछले बजट में ही आई थी। और जो बजट 2025 में थी, 100 जिलों के लिए थी और 6 वर्ष के लिए चलाई जा रही है ये योजना। इसके जो 3 संकेतक थे, कम उत्पादकता, कम फसल तीव्रता और सीमित ऋण वितरण। और ये कहाँ कहाँ पर, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण करना, कटाई के बाद भंडारण की व्यवस्था, सिंचाई और ऋण। अगर मैं बताऊं तो आप अगर वो सीधा सीधा पूछ ले कि पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य क्या है, अगर आपको 4 स्टेटमेंट दे दे, तो अगर वो पूछ ले 4 स्टेटमेंट दे दिया और बोल दिया फिर नीचे कूट दे दिया कि पहला दूसरा तीसरा कौन सा सही, सबसे ज़्यादा आपको जो डाउट होगा वो इसी पर होगा। बाकी आपको लगेगा बाकी सारे सही है। क्यों? क्योंकि उत्पादकता को बढ़ाना हर गवर्नमेंट चाहती है, फसल विविधीकरण चाहती है, सिंचाई की सुविधा, ऋण देना चाहती है। लेकिन ये अपने को ये लगता है कि भंडारण की सुविधा तो क्या ही करेंगे। लेकिन ये ध्यान रख लेना कि जो पीएम धन धान्य कृषि योजना है उसमें कितने जिले शामिल है, 100 जिले शामिल है। और भंडारण की भी बात की गई है इसके उद्देश्यों में। और ये अभी का है, पिछले बजट में इसकी बात हुई थी और इन्होंने ये लागू कर दिया 1 अक्टूबर 2025 को। तो ये पूछ सकता है अब की बार, यानी कि दलहन में आत्मनिर्भर भारत, ये जो कितने साल के लिए चलाई जा रही है ये योजना, 6 साल के लिए चलाई जा रही है। और जो बागवानी कृषि है उसका जो कृषि का जीवीए है उसमें कितना % योगदान है, 33% योगदान है। पशुपालन का जो 195% की वृद्धि हुई पशुपालन की, ठीक है। और जो पशुपालन का जो जीवीए में योगदान है वो कितना है, 5.49%। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, 5.5% भी याद कर सकते हो याद करने से। और जो मत्स्य पालन है उसकी में कितनी वृद्धि हुई है, 140% की वृद्धि हुई है। तो बस इतना ही है। फिर आगे जो उद्योग टॉपिक है, तो ये जो शॉर्ट नोट्स मैंने जो बनाए थे, इस शॉर्ट नोट्स को अगर आप सही ढंग से पढ़ लेते हो तो आपके जो क्वेश्चन है कृषि उद्योग के, कृषि क्षेत्र के, वो मेरे को नहीं लगता कि अब इससे कुछ बाहर आपके लिए जा सकता है। तो इसी प्रकार से अगर आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं उद्योग से रिलेटेड, और फिर उसके बाद में हम सेवा और विदेशी व्यापार से रिलेटेड इस प्रकार से हम मिलेंगे। तो मैं आपको ये जो इसके जो वीडियो है वो सारे उपलब्ध करा दूंगा। अगर इसके अलावा भी अगर किसी टॉपिक को अगर समझना है जो, या फिर आपको किसी प्रकार के शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उस प्रकार के शॉर्ट नोट्स मैं आपको बना करके बता दूंगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ के लिए आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम हॉल के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस प्रकार की पीडीएफ और भी कोई दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ, साइकोलॉजी की, इंडियन पॉलिटी की, वो सारी उसमें डाली हुई है, ज्योग्राफी वगैरह की। तो आप वहाँ से जा करके इन सबको देख सकते हो।
तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका।